अगर आपने पहले दिन की क्लास ली हो, मैंने जब आपको सबसे पहले दिन डिस्कस किया था, मैंने उस समय आपको बताया था कि 3 मार्कर कहने का मतलब ये है कि आपके लिए 2 लाइन मिलेंगे लिखने के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पेस कम रहता है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बेनिफिट नहीं है कि आप तीसरी लाइन यूज कर सकें। तो अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपके लिए यही सही रहेगा कि आप ऊपर की 2 लाइनों का ही यूज करें हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, 3 लाइनों में लिखने की प्रैक्टिस करके जाओगे और वहां पर आपको लिखने को मिलेगा 2 लाइन, तो फिर आप फिर से एडजस्ट करोगे जिससे आपका टाइम चला जाएगा। अगर किस्मत से अगर आपको 3 लाइन लिखने को मिल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको विस्तारित कम कर सकते हो, लेकिन उसको अगर छोटे में लिखना है ना तो एक समस्या हो सकती है। अब ऑपरेशन पोलो के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो ऑपरेशन पोलो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहिए कि ये है क्या। क्या है उसका परिचय दीजिए कि आखिरकार ये है क्या। और जब क्या है तो इसमें उसका ऑब्जेक्टिव भी शामिल होता है, यानी कि वो किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था वो भी उसी चीज में आ जाती है। तो आपको उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो चीज लिख रहे हैं ना उसी चीज में आ जाएगा, तो आप रिपीट मत करिए चीजों को। दूसरी बात, ऑपरेशन पोलो कब स्टार्ट हुआ था। और तीसरी चीज, अगर आप इसमें स्पेस लिख रहे हैं तो बैन में इसमें आप बता सकते हैं कि लीडर कौन था। अब इतनी चीजों को अगर आप इसमें लिख रहे हो तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा ये देख लीजिए। मैं थोड़ा सा एक आध आंसर की आपको फ्रेमिंग करके बताता हूं कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी गई है उन ऊपर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से आपको मैनेज करना है। मैं आपको केवल 2 लाइनों के बारे में ही बताऊंगा, तीसरी लाइन मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि 2020 और 2021 की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि तीसरी लाइन में आपको लिखने का मौका मिलेगा नहीं। आपको केवल 2 ही लाइन यूज करनी है, तो हम प्रैक्टिस उस हिसाब से करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए पहले मैं हिंदी मीडियम बता देता हूं, फिर उसका एक टाइप आपका इंग्लिश मीडियम का बता दूंगा। इंग्लिश मीडियम कितने हैं इसमें, मैक्सिमम पोर्शन है। तो आपकी जब क्लासेस चलेंगी मंडे से तो फिर कोशिश करेंगे कि ये आपका बाइलिंगुअल होगा पेपर, है ना। और आंसर राइटिंग के लिए जो आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो भी बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपके लिए बाइलिंगुअल होंगे, क्वेश्चन के नंबर जो रहेंगे वो आगे चल के आपके लिए इंक्रीज हो जाएंगे। डेमो था इसलिए वो एक लिमिटेड क्वेश्चन आपके लिए दिए गए। देखो यहाँ पर ऑपरेशन पोलो कहने का मतलब होता है भारत में हैदराबाद रियासत के विलीनीकरण हेतु ऑपरेशन एक लाइन में आपने बताया कि वो है क्या। तो आपने शुरू में स्पष्ट किया, एग्जामिनर ने पढ़ा कि ऑपरेशन पोलो, और आपने नीचे लिखा है कि भारत में हैदराबाद रियासत के विलीनीकरण हेतु चला गया है ऑपरेशन। अब मैंने कहा कि आप चाहो तो इसको बहुत लंबा खींच सकते हो, लेकिन खींचने की जरूरत नहीं है, जितना ब्रीफ उस चीज को कर सकते हो उसके लिए आप कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसको लिखोगे तो इसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऑपरेशन फॉर मर्जेंस ऑफ हैदराबाद प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। सीधा आपने 1 लाइन में आपको उसमें बताया। और लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो शब्द अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 शब्द हो गए आपके। अब आपको ज्यादा से ज्यादा कितने शब्दों में लिखना है, 10। 10 आपके लिए एक आदर्श सीमा है, और उसको आप चाहो तो लगभग लगभग मैक्स टू मैक्स 15 तक आप खींच सकते हो, उससे ज्यादा मत करिए।
दूसरी लाइन में आप लिखोगे कि कब से कब तक चलाया गया। 13 से 18 सितंबर कब था? मेजर GN चौधरी के नेतृत्व में। इंग्लिश मीडियम में इस इश्यू को आप लिख दीजिए, इन दी लीडरशिप ऑफ मेजर GN चौधरी, और वो टाइम पीरियड आप मेंशन कर दीजिए। तो दो इंफॉर्मेशन आपने यहां पर ले ली। अब आपको इसमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आपने तीसरा पॉइंट इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी होगी वो ये दी होगी कि हैदराबाद फिर भारत में मिल गया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा आपने लिखा होगा। लेकिन ये आपको क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये आपने पहली लाइन में चीजें स्पष्ट कर दी हैं। आपको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि उसमें निजाम वगैरह क्या हुआ या बाकी चीजें क्या हुई, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आपके पास टाइम कहाँ है, और टाइम लिखने के साथ साथ शब्द सीमा भी कहाँ है। 3 नंबर में तो आपको केवल एग्जामिनर को ये पता है कि जो उसकी बेसिक बातें हैं ना, वो मुझे पता है। आप अगर शब्द दो ज्यादा तो मैं इसको और ज्यादा एक्सपांड करके लिख सकता हूं। 3 नंबर कहने का मतलब है कि आपने चीजें ब्रीफ करके पूछी हैं, तो एक मोटा आइडिया आपने मुझसे पूछा है कि आखिरकार ये है क्या, मैंने उसकी बेसिक सी बातें आपको बता दी। अगर शब्द जीमा ज्यादा होती तो मैं सब बता देता कि रजाकार कहने का मतलब क्या होता है, सब बताता उसमें। तो ऑपरेशन पोलो, अब आप चाहो तो इस चीज को किसी और तरीके से लिख सकते हो, पर मेरी समझ ये करती है कि आपको लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद फिर उससे रिलेटेड जो बातें हैं ना, वो आपको मेंशन करनी चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको हर प्रश्न में 3 पॉइंट देना है। इसके पीछे मत भागो आप लोग। जबरदस्ती के मिसकंसेप्शन बना है कि 3 पॉइंट लिखोगे तभी 3 नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं होता। एक शब्द लिखने के बाद भी आपको 3 नंबर मिलते हैं, और 15 शब्द लिखने के बाद भी आपको 3 नंबर नहीं मिलते। अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर दी है ना, तो बात खत्म। क्वेश्चन की डिमांड 1 शब्द की है तो 1 शब्द, क्वेश्चन की डिमांड 15 शब्द की है तो 15 शब्द, क्वेश्चन की डिमांड 10 शब्द की है तो 10 शब्द। बात केवल इतनी है। तो उसके पीछे मत भागिए, इसके पीछे भागिए कि आप क्या जो चीजें दे रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसी डिसिप्लिन में दे रहे हैं जो मांगी गई है। तो पहला जो आपका आंसर है, उसका आंसर जो एग्जैक्टली होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में पूछा गया। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको फिर बताना है कि ये है क्या। अब इसमें लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब लिखने के लिए क्या क्या चीजें हैं वो जरा समझो आप। क्या है, कब बना है, कि मेंबर कौन थे, इंक्लूडिंग इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन कौन से थे, सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, और इसका कंक्लूजन क्या निकला। या कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो रिकमेंडेशन लिखिए, रिकमेंडेशन क्या हुई। और क्या लिख सकते हो इसमें आप, और चीजें लिखने के लिए है कि रिजल्ट क्या रहा। रिकमेंडेशन एक अलग बात है और रिजल्ट होना एक अलग बात है। इस 4-5 बिंदु हैं, और इन 4-5 बिंदुओं को आपको 10 से लेकर 15 शब्दों में समेटना है। और आपको पता है कि 10 से 15 शब्दों में नहीं सिमटेगा, ये कम से कम 50 शब्द का आंसर है, 50 वर्ड्स। अब लिखना इसको आपको 15 शब्दों में, तो आपको इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी और कुछ इंफॉर्मेशन को स्किप करना पड़ेगा। तो आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि हमें किस इंफॉर्मेशन को स्किप करना है, और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को बताना है जिसके कारण से एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए।
बस एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे पता है। अब तुमने कम शब्दों में पूछा है तो हम कम शब्दों में बता रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप आंसर राइटिंग इसकी करेंगे तो इसकी आंसर राइटिंग में सबसे पहले आप ये बताओगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। ब्रीफिंग करनी मैं फिर कह रहा हूं, आपको पूरा नहीं लिखना। भारत में राज्यों के पुनर्गठन संबंधित उपबंधों के लिए अब आपने इस चीज को क्या लिखा ब्रीफिंग में, अंग्रेजी में देखेंगे, फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं कमीशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडिया। भारत में राज्यों के पुनर्गठन एवं उससे संबंधित प्रावधानों के लिए गठित आयोग, यह है राज्य पुनर्गठन आयोग। यही उसकी परिभाषा है, यही उसका उद्देश्य है। तो एक में आपने उसका इंट्रो दे दिया कि आखिरकार राज्य पुनर्गठन आयोग है क्या। इसके लिखने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, इसका तरीका एक मैं अभी बता दूंगा आपको। दूसरी चीज आप ये बता सकते हो कि इसको कब गठित किया गया। पहला पॉइंट आपने खत्म कर दिया, आप दूसरा पॉइंट यहां से शुरू कर सकते हो, या तो हेडिंग बना सकते हो या फिर सीधे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इस चीज को बुलेट बना के भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस चीज को एरो बना के भी लिख सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो वो चीज आप कर दीजिए। नंबरिंग कहना बहुत सिंपल और सही तरीका माना जाता है। बाकी तामझाम करने से ज्यादा अच्छा जो लगता है वो सीधे सीधे आप नंबरिंग कर दीजिए। तामझाम तब किए जाते हैं जब आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो और जिसको देख के आंसर आपका बहुत इंप्रेसिव लगे, तब की जाती है। दूसरा तरीका आप इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो कि कब बना। तो आप इसमें बता सकते हैं कब बना है, 22 या 29। दूसरी इंफॉर्मेशन आपने ये दी 29 दिसंबर 1953 को, इंग्लिश में इसी चीज को आप लिख लीजिए 29 दिसंबर 1953, ब्रैकेट में आप लिखिए चेयरमैन फजल अली। आपको वो 3 मेंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उसके एक मेंबर का नाम बता रहे हो और खासकर पर्टिकुलरली उस मेंबर का नाम बता रहे हो जो उसका चेयरमैन है, की पर्सन जो है, तो फिर आपका काम चल गया ना। क्योंकि उस की पर्सन के नाम के आधार पर ही तो उस आयोग का नाम कहा जाता है ना। जैसे इसी को मैं कहता हूं फजल अली कमीशन। आप मुझे 50 शब्दों में लिखने के दीजिए, मैं तीनों नाम लिखूंगा उसका, लेकिन मेरे हिसाब से वो इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी नहीं है। अब तीसरी जो मैंने जगह छोड़ी है वो इस चीज के लिए छोड़ी है कि मैं तीसरा पॉइंट दे सकूं कि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी थी। अब रिकमेंडेशन बहुत सारी दी थी इन्होंने। 70-30 का रेशियो दिया था उन्होंने, एक फॉर्मूला दिया था जिसको कहा जाता है 70-30 रेशियो फॉर्मूला। उन्होंने कहा था कि उन राज्यों को आपस में मर्ज कर दो जिन राज्यों में 70% लोग एक ही भाषा को बोलते हों। और इसी रेशियो के आधार पर तो आपने गुजरात और महाराष्ट्र को अलग रहने दिया। मर्ज इसलिए तो नहीं किया आपने।
क्योंकि वो जो बॉम्बे वाला स्टेट था, उस बॉम्बे वाले स्टेट में मराठी बोलते थे 60% और गुजराती बोलते थे 40%। तो इसलिए हमने बॉम्बे को तोड़ा ही नहीं, क्योंकि वो फजल अली रिकमेंडेशन के बेस पर फिट नहीं बैठता था। उन्होंने रेशियो दिया था 70-30 का, और बॉम्बे में जो रेशियो था वो था 60 और 40 का। तो बॉम्बे टूटा कब? 1960 में। बॉम्बे को तोड़कर आपने दो स्टेट बनाए थे ना, एक था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज के लिए और गुजरात गुजराती लैंग्वेज के लिए। तो वो सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन की पॉइंट क्या है? रिक आप चाहो तो इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। मैंने लिखा है 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश, रिकमेंडेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। आप चाहो तो इस चीज को कैसे लिख सकते हो? यहां पर आप हेडिंग बना दीजिए रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन के सामने डैश लगा के लिखिए 16 स्टेट एंड 3 यूटीज। कंप्लीट हो गया। 2 ही लाइनों में प्रैक्टिस करना है आपको। तीसरी लाइन के पीछे आप, मुझे ऐसा लगता है, जबरदस्ती भाग रहे हो। स्पेस ही नहीं है। आप में से 2021 दिया था किसी ने? आपने दिया था। स्पेस मिला था क्या आपको तीसरी लाइन का? नहीं। तो आपको कितने में लिखना पड़ा? 2 ही में। लाइन भी, उसके बीच का जो गैप है ना, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये भी उन्होंने घटा के इतना कर दिया। आप जो वर्ड लिखोगे ना वो भी छोटे लगेंगे। अब ये तो एक ऐसी चीज है जो हो सकता है कि 2022 में इसको बढ़ा दे वो। आप यहां लिख रहे थे क्या? अच्छा, ये बीच में लिख रहे थे आप। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों की तरह की लिखा है। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक रिस्की तरीका है। हमेशा ऐसे लिखते हैं। रिस्की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जगह ही इसी तरीके की दी गई है। हमें जो सिखाया गया है वो सिखाया यही गया है कि अगर हिंदी लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखना है, इंग्लिश लिख रहे हो तो इनके बीच में लिखना है। मैंने क्या बताया कि रिस्की है। अगर कोई मिल गया सन की टाइप का चेक करने वाला तो नंबर काट लेगा, नहीं मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे कि शब्द सीमा दी गई है आपके लिए कि 10 शब्द लिखो। किस्मत की बात है कि अगर आपने 20-20 शब्द लिखे हैं तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपको नंबर दे दिए। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन वाला फंस गया तो उन्होंने पकड़ लिया आपको कि शब्द सीमा से ज्यादा लिखा है, तो आधा आधा नंबर भी अगर पूरे पेपर में आपके काटेंगे तो कम से कम 20-30 नंबर तो आपके इसी बात के कट जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं रिस्की है। फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मैंने तो कभी लिखा नहीं है, और मैंने कभी ऐसे लोगों की कॉपी देखी भी नहीं है कि उन्होंने बीच में लिखे हैं तो उनको मतलब नुकसान हो गया हो या बहुत फायदा मिल गया हो, ऐसा मतलब मुझे नहीं पता चला। लेकिन मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूं वो केवल एक चीज है कि चाहे आप बीच में लिखो चाहे आप ऊपर लिखो, आपके लिए जो डिसिप्लिन दिया गया है ना, अनुशासन दिया गया है, और वो अनुशासन आपके लिए क्या है? 10 शब्द। वो फॉलो करो आप। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए कि आप बीच में लिख रहे हो ऊपर लिख रहे हो, बस शब्द सीमा आपकी फॉलो होनी चाहिए। वो डिसिप्लिन आप मेंटेन कर लो तो काम हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों को 3 लाइन लिखी है तो भर भर के 3 लाइन में लिख दिए 20-20 शब्द। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा मिल गया, जैसे मेरा जैसा कोई मिल गया वहां पर, प्रोफेसर तो रहेंगे ही, ऐसे तो नहीं प्रोफेसर ही चेक करते हैं। तो कुछ प्रोफेसर बहुत सिद्धांतवादी टाइप के होते हैं, आइडियलिस्टिक टाइप के होते हैं, और अगर वो प्रोफेसर आइडियलिस्टिक फंस गए, जो नियम कानून का पालन करना चाहते हों और वो चाहते हों, मतलब खड़ूस टाइप के नहीं होते कुछ कॉलेज में कि अगर मैंने दिया कि कल होमवर्क करके लाना तो कल ही करके लाना। कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोगों को मिले भी होंगे कॉलेज वगैरह में। अगर उन लोगों को आपकी कॉपी मिल गई, वो नंबर काट लेंगे आपके।
उतना रिस्क क्यों लेना, हमें एक मध्यम मार्ग को अपनाना है ना, बुद्ध को पढ़ना है हमें, ना तो हमें बहुत ऊपर जाना है ना ही हम बहुत लिखना है ना, ऐसा भी नहीं है कि केवल एक लाइन में लिख के छोड़ दो आप, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, उसके बीच का एक रास्ता हमें अपना लेना ताकि हमें ठीक रहे। तीसरा प्रश्न उसी तरीके का मिलता जुलता है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं डिस्कस ना करूं, हम 5 मार्कर पर चले जाए। भूदान आंदोलन, फिर वही चीज है, भूदान आंदोलन है क्या, नेतृत्वकर्ता कौन थे, कब चलाया गया और इसका परिणाम क्या हुआ। ध्यान रखना कि इस प्रश्न में आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है। और क्या है, जब आप क्या लिखोगे ना, भूदान आंदोलन क्या है, तो उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये इस तरीके से स्टार्ट करना आप। वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। अब इसमें मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको इस शब्द को पकड़ना है। ये कोई सरकार का मूवमेंट नहीं था, ये एक व्यक्ति के द्वारा खुद की इच्छा से चलाया गया मूवमेंट था। आचार्य विनोबा भावे ने इस मूवमेंट को चलाया खुद की इच्छा से। तो अगर आप इस शब्द को स्किप कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन छोड़ रहे हो, और इस शब्द को अगर आप पकड़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर आपको यह समझ पाएगा कि इस बच्चे की लिखावट में या इसकी जानकारी में वो गहराई है, कि आपने उस कंसेप्ट को कितना डीप में समझा है। तो बहुत सारी चीजों को आपने केवल एक शब्द में समेट दिया है, वो है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से चले, है ना। आचार्य विनोबा भावे ने, किसी ने कुछ कहा नहीं था, बस उनको लगा कि जमीन हमें उन लोगों से लेनी चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा है, और उन लोगों को बांटनी चाहिए जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो पुराने समय में ऐसे ही होता था, जमींदारों से पूछो कि आपके पास कितनी जमीन है, तो बोलते यहाँ खड़े हो ना, चारों तरफ घूम लो अपने, और जितनी जमीन दिख रही है ना, सब मेरी है। तो 1000 एकड़, 2000 एकड़, 4000 एकड़, हैदराबाद के निजाम के पास तो पूरा हैदराबाद ही था। अरे जब भोपाल रियासत का विलय हुआ तो पटौदी खानदान से पूछा गया कि कितनी जमीन है आपकी, जब कागज मंगाए गए, तो उन्होंने कहा कि भोपाल झील से अगर आप खड़े हो गए, भोपाल जो झील है वहां से अगर किसी भी किनारे पे खड़े हो जाओ, अगर आप उत्तरी किनारे पे खड़े हो रहे हो ना, तो उसके 100 एकड़ उस तरफ, दक्षिणी किनारे पे खड़े हो जाओ तो 100 एकड़ इस तरफ, पूरब में खड़े हो जाओ तो 100 एकड़ पूरब में, और पश्चिम में खड़े हो जाओ तो 100 एकड़ उस तरफ। आधा भोपाल तो बट गया। फिर बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, आप रख लो बहुत सारी जमीन, लेकिन आपको देना पड़ेगा जमीन। बोलते हमारे पास कागज है, मतलब ठीक है रखे रहो कागज। फिर हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। फिर समझौता हुआ, और समझौता हमीदुल्लाह खां के बीच में हुआ था। आप जानते ही हैं, भोपाल रियासत का जब विलय हुआ था, एसेशन हुआ था, तो फिर हमीदुल्लाह खान ने साइन किए थे कि चलो ठीक। अभी भी पटौदी खानदान जो है, जो सैफ अली खान का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारी जमीन, जो बड़ी झील है भोपाल में उसके आसपास की बहुत सारी जमीन उनके नाम पर है, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये भूदान आंदोलन। क्वेश्चन है, चैलेंजेस बताना है आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इस प्रकार के प्रश्नों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि सीधा पूछा है तो क्या हम सीधा ही लिखना शुरू कर दें, या हम एक दो लाइनों की सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, क्या उन पॉइंटों को डिस्कस करना भी जरूरी है या फिर डिस्कस करना नहीं भी जरूरी है। सब दे। अगर ऐसा कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में आता है ना, तो आप दो चीजों पर ध्यान दीजिए। पहली चीज ध्यान रखिए कि आपके पास लिखने के लिए कंटेंट कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए कि वर्ड लिमिट कितनी है।
दो चीजों पे ध्यान दोगे ना तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आपका हेडिंग से काम चल जाएगा, अगर बहुत कम है तो आपको हेडिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन करो या फिर ना करो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास उसमें लिखने के लिए कंटेंट कितना है। अगर आपको किसी चीज के लिखने के बहुत सारे पॉइंट हैं और आप चाहते हो कि उन पॉइंटों के बारे में मैं लिखूं, तो फिर आप उनके बारे में पॉइंट वाइज दीजिए। लेकिन आप चाहते हो कि मैं हेडिंग लिखकर उसको एक्सप्लेन भी करूं, तो फिर एक्सप्लेन करने का तरीका यह है कि हेडिंग बनाइए, हेडिंग लगा के डैश लिखिए और उसको ब्रीफ करके लिख दीजिए। जो की पॉइंट है ना, वो की पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। पर हेडिंग अगर आपके पास ज्यादा रहेगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना स्कोप बचेगा। अब जैसे इस प्रश्न को ठीक तरीके से आप पढ़ो, और ठीक तरीके से पढ़ने का मतलब है कि जरा सोच के देखो कि वो आखिरकार क्या पूछना चाह रहा है। इसमें शब्द लिखा है बताइए, इसमें शब्द ये नहीं लिखा है समझाइए। या विस्तार पूर्वक बताइए। उसका मतलब ये है कि वो आपसे केवल उन पॉइंटों को जान रहा है जिन पॉइंटों की मेन चैलेंजेस हमारे पास रही। जैसे ही आजाद हुआ उसके बाद जो चैलेंजेस सडनली आए, क्या आप बता सकते हैं वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं? है ना। अब आप चाहो तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका आपका ये हो सकता है कि आप सीधे यहां पर लिखना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। जैसे कि यहां पर मैं ने एक पॉइंट बनाए थे आपके, संविधान का निर्माण एक हो गया, रियासतों का विलय दूसरा हो गया, आर्थिक क्षमता व समावेशी विकास एक है, भूमिका समाजवादीकरण एक है, आपका अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी एक है, आपका चुनावों का आयोजन, और एक है आपका सीमाओं का निर्धारण। आप इस तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से लिखने के बाद इनकी ब्रीफिंग कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में तो सारे तो समझ में आ रहे होंगे, कुछ ऐसा लिख रहा है ना। इसको कहा जाता है सोशलाइजेशन ऑफ लैंड। सीमाओं का निर्धारण इसको बोला जाता है डेलिमिटेशन ऑफ बाउंड्री। तो इंग्लिश मीडियम वाले बाकी तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी ना आपको। एक है सोशलाइजेशन, क्या है थर्ड वाला? हाँ,
इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव कहने का मतलब होता है आप चारों तरफ विकास कर रहे हो, है ना, किसी एक सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में आपको डेवलपमेंट करना है। इस सेक्टर में भी, शिक्षा के सेक्टर में भी, बेरोजगारी के सेक्टर में भी, बाकी सेक्टर में भी। इस तरीके से लिखने का एक अच्छा तरीका ये भी है। संविधान का निर्माण आप बता सकते हो संविधान सभा के द्वारा। अब चुनौती क्या है, जब पाकिस्तान अलग हुआ हमसे तो संविधान सभा पर जो प्रभाव आया वो आपको यहां पर लिखना है। तो संविधान का निर्माण में चुनौती क्या आ रही थी, संविधान सभा में परिवर्तन होना। ब्रीफिंग है, रियासतों का विलय, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद की समस्या। ब्रीफिंग है, आप ब्रीफ करो ना, कौन कह रहा है कि आप उस चीज को एक्सप्लेन करो। आप जब देखोगे ना तो आपके 50 वर्ड भी हो गए हैं और जो आप लिखना चाहते हो वो भी आपने कंप्लीटली लिख दिया है। एक तरीका आंसर राइटिंग करने का ये है 50 वर्ड में। तो अगर मेरे पास कंटेंट ज्यादा है ना तो मैं उसको एक इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। प्रेजेंटेशन का एक तरीका मेरे पास ये है जिसमें मेरा सारा कंटेंट भी आ जाएगा, प्लस मैं उस चीज को ठीक तरीके से बता भी सकता हूं। और इसी का एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस चीज को 3 पार्टों में तोड़ दीजिए। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख चुनौतियां निम्न थी, ऐसा लिखो और फिर इसको 3 पार्टों में आप इस तरीके से तोड़ो। चुनौतियों के भी डायमेंशन आप बना दो, जैसे कि सामाजिक चुनौतियां किस तरीके थी, व्हाट आर द सोशल चैलेंजेस। फिर आप बता सकते हो कि आर्थिक चुनौतियां किस तरीके से थी, इकोनॉमिक चैलेंजेस। फिर आप बता सकते हो कि राजनीतिक चुनौतियां किस तरीके से थी, पॉलिटिकल चैलेंजेस। ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर केवल आपको पॉइंट बताने हैं तो उसको डिस्कस अगर आपको नहीं करना है तो वो, तो केवल बताना है तो बताने का एक अच्छा तरीका ये है। अगर मैं बोलूंगा कि समझाना है या विस्तार पूर्वक बताना है तो समझाने का तरीका इसके पहले वाला जो मैंने बताया था ना वो हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें आप पॉइंट भी दे रहे हो प्लस उसको आप समझा भी रहे हो, दोनों चीजें हो जाएगी। अब इसमें आप लिख सकते हो अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है और बाकी सोशल चीजें में समावेशी विकास है, आर्थिक क्षमता है, जमीनों का सामंतीकरण है, वो सारी चीजें कर सकते हो। संविधान का निर्माण है, चुनावों का आयोजन है, सीमाओं का निर्धारण है, सब पॉलिटिकल है। तो आप अलग अलग तरीके से उन चीजों को तोड़ सकते हो। एक तो तरीका ये है, अच्छा तरीका है, और एक तरीका इसके पहले पढ़ा था वो भी। आप दो में से जो भी इंप्रेसिव तरीका आपको लग रहा है वो आप दोनों कर सकते हो, दोनों में ही आपको नंबर मिलने की संभावना है। लिख सकते हो आप चाहो तो, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर है, आप चाहो तो इस चीज को 4 पार्ट बना सकते हो। भाई मैंने क्या बोला है कि मैंने बताया था ना एक सीमाओं का निर्धारण, एक लिखा तो था मैंने पॉइंट, सीमाओं का निर्धारण। तो सीमाओं के निर्धारण में ही तो आएगा ये कि हमारा क्लैश किसके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है, चाइना के साथ सीमा निर्धारण करने के लिए हो रहा है, वही सब तो है सीमाओं का निर्धारण में। तो एक चैलेंजेस ये भी है ना। ये है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन।
अब ये पूरा बिल्कुल 200 शब्दों का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना समझाइए, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है एक्सप्लेन। समझाने का मतलब यह है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता है, आपको बताना है क्या हुआ है। उसका सीधा और सिंपल सा मतलब केवल इतना है। अब ये पूछा है आपसे 50 शब्द में, अब आपके पास कंटेंट बिल्कुल इतना है, लेकिन उस कंटेंट को आपको दबा दबा के इतना करना है। अगर 200 शब्दों में पूछा जाता तो मैं पूरी राम कहानी लिख देता, पर निष्कर्ष लिखना है मुझे। और रामायण का निष्कर्ष कहने का मतलब है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कैकेयी की शर्त के कारण से राम को वनवास हुआ, जहां पर रावण ने सीता का हरण किया। सुग्रीव, हनुमान इत्यादि की मदद से राम लंका पहुंचे, रावण को माया, सीता को वापस ले आए, राम का राज्याभिषेक हुआ। और जिस दिन आए उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। यह है कंक्लूजन। आपने वही बात केवल कुछ लाइनों में कही, और जब विस्तार पूर्वक बताएंगे तब हम बताएंगे राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया जिससे देवता प्रकट हुए, उन्होंने उनको सेव दिया, खाया, तो फिर पुत्र हुए। इनके ये पुत्र थे, इनके ये पुत्र थे, इनके ये पुत्र थे। यही हुआ ना। फिर मंथरा ने केकई के कान भरे, जिसके कारण से उन्होंने अपना वादा याद दिलाया और राम को वनवास मांगा और भरत के लिए राज्य सिंहासन मांगा। यह है राम कहानी। 200 शब्दों में लिखूंगा मैं, लेकिन अगर 50 शब्दों में पूछा जा रहा है तो उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। अब मैं अगर इसको लिखता तो मैं इसको केवल इतना लिखता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 2 अधिनियमों का परिणाम है। इट इज ए रिजल्ट ऑफ 2 एक्ट। One is State Reorganization Act 1956 and State Reorganization Act 2000. सीधा बताता हूं, मैं कुछ भी इधर उधर की बातें ही नहीं करता। मैंने लिखा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 2 अधिनियमों का परिणाम है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ 2 Reorganization Act और 2 Act. One is State Reorganization Act 1956 and second one is State Reorganization Act 2000. फिर मैं हेडिंग बनाता इफेक्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो अब मैंने ये लिखा, फिर मैंने लिखा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का प्रभाव। ध्यान रखना कि आपको यहीं पर लिखना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 का प्रभाव। तो जो प्रेजेंट एमपी है ना, वो आपको शुरू से शुरू करना है और आज तक लाना है आपको। और इतना जो हुआ है ना, वो सब केवल 2 अधिनियमों का परिणाम है। एक तो 1956 में चेंजेस हुआ है, अब वो सब नहीं लिखना आपको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, छोड़ दो वो आप। वो लिखोगे किस तरीके की, यहां मैं बता देता हूं एक पॉइंट। इसमें लिखो आप, अगर यहां पर आप लिख रहे हो तो यहां पर लिखिए सीपी बारात, मध्य प्रांत, और क्या था, विंध्य प्रदेश, भोपाल का विलय। और डिटेल में करना चाहते हो ना तो इन्हीं के ब्रैकेट में लगाते जाओ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो दोनों चीजें एक साथ आपकी फुलफिल हो रही है। आपने बता दिया कि ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी था, ये पार्ट सी था, इनका हमने विलय कर दिया। एक बताया आपने विलय किया, फिर दूसरी चीज में आपने बताओ कि क्या आपने एक्सक्लूड किया। ये तो आपने बताया कि क्या आपने इंक्लूड किया है। फिर दूसरी चीज आप बताओ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से क्या एक्सक्लूड मध्य प्रदेश में से हुआ है।
और मध्य प्रदेश में से एक्सक्लूड क्या हुआ है? बरार रीजन। ये मध्य प्रदेश में से एक्सक्लूड हुआ। मराठी भाषी 8 जिले, ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी। एग्जामिनर इसी पे फिदा होगा। वो कहेगा हमने इतना टफ क्वेश्चन दिया और उसने हलवे की तरह चबा डाला इसको। गागर में सागर भरना इतना आसान थोड़ी है। जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो ये देखो। फिर इसके एक आध प्रोविजन और बता दीजिए। मध्य प्रदेश में कुल जिले वगैरह बता दीजिए और संभाग बता दीजिए। राजधानी बता दीजिए। राजधानी तो बताना ही पड़ेगा, यस एग्जैक्टली, आपको कैपिटल बताना पड़ेगा क्योंकि 1956 के पहले कैपिटल हमारी नागपुर थी और 1956 में हमने अपनी कैपिटल भोपाल बनाई, तो कैपिटल आपको मैंडेटरी बतानी पड़ेगी, वो बताना पड़ेगा, वो एक प्रभाव था, इम्पैक्ट था। फिर जब 2000 में आए ना, तो 2000 में फिर आपको बताना है कि 2000 का प्रभाव क्या पड़ा। अब 2000 का प्रभाव जब आप पढ़ोगे ना, तो 2000 में आपको क्या लिखना है यहां पर समझो। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग पृथक कर छत्तीसगढ़ का निर्माण। सेपरेशन ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ एमपी टू फॉर्म न्यू स्टेट छत्तीसगढ़। 2000 का मेन क्लॉज है भाई ये। अब ये मतलब तो कि मध्य प्रदेश में से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया, नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि कहां से अलग किया मध्य प्रदेश को। तो आपको ये बताओ ना कि मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा हमने काटा, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वाला पोर्शन, वो काट के हमने बताया। सेकंड, आप इसमें बता दो कि कितने जिले मध्य प्रदेश से हमने अलग कर दिए। आप इसमें बताओ कि 16 जिले और 3 संभाग, 16 डिस्ट्रिक्ट एंड 3 डिवीजन एक्सक्लूडेड फ्रॉम एमपी। थर्ड पॉइंट लिखो, रिमेनिंग कितने जिले बच गए थे आपके और डिवीजन कितने बचे थे। एक आध लाइन बच जाए ना तो प्रेजेंट सिनेरियो बता देना, वर्तमान में स्थिति क्या है। काम हो गया। आपको 2 अधिनियम बताना था, 2 अधिनियम के माध्यम से आपने पूरा वो बता दिया, उधर क्या हुआ इधर क्या हुआ, बात खत्म। कोशिश वो करनी है जिससे आपके नंबर कम से कम कट सके, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है आपकी आंसर राइटिंग करने का कि आपने पहले कंटेंट इकट्ठा किया है, फिर आप थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि उस कंटेंट में मुझे क्या लिखना है क्या छोड़ना। अब इसी चीज को अगर वो मुझसे 200 शब्दों में लिखने के लिए करता है, तो इसी चीज को मैं इतना एक्सप्लेन कर देता कि मैं 3-4 पॉइंट बनाता और उसमें लिख सकता था कि 1956 के पहले की स्थिति, एक पॉइंट, फिर मैं दूसरा पॉइंट उसमें क्या बताता 1956 के बाद की स्थिति क्या थी, फिर तीसरा पॉइंट उसमें क्या बताना था मैं 2000 के बाद की स्थिति क्या थी, फिर चौथा पॉइंट बताता कि वर्तमान स्थिति क्या है, और मैं साइड में थोड़ा सा डायग्राम भी दे देता। तो 200 शब्दों में उसी चीज को मैंने विस्तार कर दिया ना, बेहतर तरीके से बता दिया मैंने।